जय श्री राम दोस्तों, राधे राधे। स्वागत है संस्कृति विद्या एकेडमी में, जहां शिक्षा के साथ जुड़ता है संस्कार, संस्कृति और आध्यात्मिक ऊर्जा। तो चलिए दोस्तों, आज हम पढ़ रहे हैं, यानी आज हम सभी प्रश्नों का उत्तर करेंगे। चैप्टर 2 का भूमि, मृदा, जल, प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीवन संसाधन। दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है और बहुत ही इंटरेस्टिंग है। तो सबसे पहले हम एक एक करके समझ लेते हैं थोड़ा सा शॉर्ट में कि ये सब होता क्या है। भूमि का मतलब क्या होता है, मृदा का मतलब क्या है, जल का मतलब क्या है, प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीवन संसाधन का मतलब क्या होता है। दोस्तों, सबसे पहले समझ लेते हैं भूमि। भूमि क्या होता है? तो भूमि वह जमीन है जिस पर हम रहते हैं, है ना। जिस पर हम रहते हैं वह क्या है? भूमि है। जिस पर हम खेती करते हैं और घर, सड़क व कारखाने बनते हैं, वह सब भूमि है ना। भूमि का मतलब यही होता है जिस पर हम रहते हैं दोस्तों, ठीक है। मृदा का मतलब होता है दोस्तों, सिंपल भाषा में समझे तो मिट्टी। मिट्टी आपको पता होगा, है ना। मिट्टी क्या होती है? मिट्टी पौधों को उगाने में मदद करती है। अच्छी मिट्टी से अच्छी फसल होती है, ठीक है दोस्तों। तो मिट्टी के बारे में आपको पता चल गई होगी कि मिट्टी क्या होती है। जल के बारे में आपको पता ही है कि यह बहुत ही महत्वपूर्ण संसाधन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट रिसोर्सेस है। इसके बिना हमारा जीवन बहुत ही कठिन है ना। पानी जीवन के लिए बहुत जरूरी है दोस्तों, है ना। पानी जीवन के लिए बहुत जरूरी है और इसका उपयोग हम काफी चीजों में करते हैं। सबसे पहले तो हम इसको पीने में करते हैं, खेती में करते हैं, उद्योग और बिजली बनाने में भी इसका उपयोग किया जाता है। पानी के बिना यानी जल के बिना हमारा जीवन अधूरा है ना। आपको जल के बारे में पता चल गई होगी, है ना। अब है आगे प्राकृतिक वनस्पति। प्राकृतिक वनस्पति का मतलब है कि जो पेड़ पौधे अपने आप उगते हैं, है ना, उन्हें प्राकृतिक वनस्पति कहते हैं दोस्तों। जो अपने आप जंगल जो हो जाते हैं, प्राकृतिक हो जाते हैं, उसको बोलते हैं। जो अपने आप पेड़ पौधे उग जाते हैं उसको बोलते हैं प्राकृतिक वनस्पति, है ना। ये हमें ऑक्सीजन, लकड़ी और औषधि देते हैं, है ना। तो इसको हम कहते हैं प्राकृतिक वनस्पति। अब है लास्ट जिसमें जिसमें बताया गया है वन्य जीवन संसाधन। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। वन्य जीव क्या होता है? वन्य जीव, वन्य जीव जंगलों में रहने वाले जानवर और पक्षी, है ना, वन्य जीव कहलाते हैं। जो जंगल में रहते हैं, है ना, जैसे जानवर है, पक्षी है, वे सब वन्य जीव कहलाते हैं। ये प्रकृति का संतुलन बनाए रखते हैं। अगर ये नहीं रहेंगे तो प्राकृतिक में संतुलन नहीं बन पाएगा, हम अच्छे ढंग से नहीं रह पाएंगे, हमारा जीवन मुहाल हो जाएगा। तो इन सभी को रहना, इस प्राकृतिक में रहना बहुत ही जरूरी है, ठीक है दोस्तों। आपको ये टॉपिक समझ में आ गई होगी, है ना। ये सभी हमारे जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण संसाधन है, इसलिए इनका संरक्षण करना बहुत जरूरी है दोस्तों। इसलिए आप इसका संरक्षण कीजिए, सभी चीजों का, भूमि, मृदा, जल, प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीवन, वन्य जीव को। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट। तो चलिए इन सभी प्रश्नों का उत्तर करते हैं एक एक करके, है ना। जो सबसे पहला प्रश्न है कि मृदा निर्माण के लिए उत्तरदायी दो मुख्य जलवायु कारक कौन से हैं। तो दोस्तों, इसका सही उत्तर होगा कि इसमें जो निम्न दो मुख्य जलवायु कारक हैं वो है क्या है? तो पहला है तापमान और दूसरा है क्या है? पहला है तापमान और दूसरा है वर्षा, है ना। क्या है? दूसरा है वर्षा, है ना। ये मृदा निर्माण के लिए उत्तरदायी उत्तरदायी है। मृदा निर्माण यानी मिट्टी के निर्माण के लिए सबसे दो महत्वपूर्ण महत्वपूर्ण जो है वो कारक कौन कौन से हैं? तो तापमान है और वर्षा है। अगर ये दो नहीं रहेंगे तो मृदा का निर्माण यानी मिट्टी का निर्माण संभव नहीं है दोस्तों, ठीक है। तो ये बहुत जरूरी है। दूसरा प्रश्न है करे कि भूमि निम्नीकरण के कोई दो कारण लिखिए। भूमि निम्नीकरण को, है ना, इसको कैसे हम इस पर हम क्या कर सकते हैं? तो सबसे पहला इसका जो कारण है वो है वनोन्मूलन और दूसरा है अतिचारण, है ना। निम्नीकरण मतलब कम, इसको जो है मतलब उसको भूमि में जो कटाव होता है उसको बोला जा रहा है, ठीक है। भूमि 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 निम्नीकरण क्या है ना। तो आपको ये पता चल जाना चाहिए
जब भूमि यानी जमीन की गुणवत्ता धीरे-धीरे खराब हो जाती है और वह खेती रहने या किसी उपयोग के नहीं लायक रह जाती है, तब उसे हम भूमि निम्नीकरण कहते हैं, है ना? इसमें बहुत सारे कारण होते हैं, अत्यधिक खेती, वनों की कटाई, मिट्टी का कटाव, यह सब होता है। तो 2 कारण यहाँ पे लिखना था, तो पहला है वनोन्मूलन, जो जहाँ पे वनों की बहुत ज़्यादा कटाई होती है, अतिचारण होता है ना? जहाँ पे बहुत सारी मतलब उस भूमि में चारण किया जाता है, तो ये सब बातें हैं। मुख्य 2 कारण लिखना था, है ना? तो पहले लिख लेंगे आप अत्यधिक खेती, दूसरा लिख सकते हैं वनों की कटाई, है ना? बहुत सारे हैं ऐसे, मिट्टी का कटाव, अत्यधिक सिंचाई, औद्योगिक कचरा प्रदूषण, यह सब जो है भूमि निम्नीकरण के कारण है, ठीक है? तो आपको 2 लिखना है, तो आप एक पहला लिख लेंगे वनों उन्मूलन और दूसरा है अतिचारण, ठीक है? तीसरा प्रश्न की ओर चलते हैं। आई होप आपको ये बात समझ में आ रही होगी। प्रश्न नंबर 2 आपको समझ में आई होगी। अगर नहीं आई है तो आप मुझे कमेंट करके बताएँ, मैं आपको समझाऊँगा एक-एक करके। तीसरा प्रश्न है दोस्तों, भूमि को महत्वपूर्ण संसाधन क्यों माना जाता है? भूमि को महत्वपूर्ण संसाधन क्यों माना जाता है? तो यहाँ पे है आंसर इसका कि भूमि को महत्वपूर्ण संसाधन इसलिए माना जाता है क्योंकि इसका उपयोग विभिन्न कार्यों के लिए किया जाता है ना? विभिन्न कार्यों के लिए, जैसे कृषि के लिए, वन यहाँ पे लगाया जाता है, खनन होता है, सड़कों और उद्योगों की स्थापना की जाती है। इसलिए भूमि जो है बहुत ही महत्वपूर्ण संसाधन है। ठीक है दोस्तों, आई होप ये प्रश्न आपको समझ में आ गई होगी। चलिए अब अगला प्रश्न की ओर चलते हैं, चौथा प्रश्न की ओर। चौथा प्रश्न बताया कि किन्हीं 2 सोपानों के नाम बताइए जिन्हें सरकार ने पौधों और प्राणियों के संरक्षण के लिए आरंभ किया है। इन्हीं 2 सोपानों के नाम बताना है। तो जो पहला है वह है राष्ट्रीय उद्यान परियोजना। क्या है दोस्तों? याद रखेंगे, राष्ट्रीय उद्यान परियोजना है जो ये 2 पहला है, ये सरकार ने इसको क्या किया, संरक्षण किया प्राणियों के लिए, मतलब बचा करके रखा है। यहाँ पे कोई इसको प्राणियों को नुकसान नहीं पहुंचा सकता है, जो जो जंगल में रहने वाले हैं, है ना? तो ये प्राणियों के लिए जो जो पौधे होते हैं, प्राणियों होते हैं, है ना? वो उसके लिए बचा करके रखा गया है। दूसरा है वन्य जीवन अभ्यारण्य परियोजना। ये 2 ऐसे सोपान हैं जो जिन्होंने सरकार पौधों और प्राणियों के लिए क्या किया है, संरक्षित कर रखा है। ठीक है? तो ये 2 सही उत्तर होंगे इसका। ठीक है? आई होप ये सब प्रश्न आपको समझ में आ रहे होंगे इसका उत्तर। तो चलिए अगला प्रश्न चलते हैं। 5वां क्वेश्चन है कि जल संरक्षण के 3 तरीके बताइए। यानी जल को कैसे बचाया जा सकता है दोस्तों, है ना? तो आप इसको अपनी भाषा में भी उत्तर कर सकते हैं। नहीं तो मैं यहाँ पे इसका उत्तर बहुत ही सिंपल किया है कि जल संरक्षण द्वारा पृष्ठीय प्रभाव को बचाया जा सकता है ना? पृष्ठीय प्रभाव को बचाया जा सकता है, इसका पहला तरीका ये है। दूसरा है कि जल रिसाव को कम करने के लिए नहरों को ठीक से पक्का करना चाहिए। और बहुत सारी सरकारें जो हैं, हमारे बिहार की जो सरकारें हैं, वो आप देखेंगे कि नहरें के किनारे जो नहरें हैं उसको क्या कर दिया गया है, पक्का कर दिया गया है ना? ताकि वो जो जल रिसाव है, जो पानी बर्बाद हो रही है, उसको कम से कम वो बचाया जा सके, है ना? तो इसके लिए बहुत ही जरूरी है कि जल को रिसाव को रोकने के लिए, है ना, कम करने के लिए नहरों को क्या करें, ठीक से पक्का कर दें, है ना? तब वो एक जल को सुरक्षित हम कर पाएंगे, जल को बचा पाएंगे। ठीक है? तीसरा है रिसाव और बाष्पीकरण से होने वाली जल क्षति को रोकने के लिए स्प्रिंकलों की सिंचाई करनी, है ना? आप खेतों में देखे होंगे कि पंप लगा करके वहां पे छिड़काव किया जाता है, स्प्रिंकल किया जाता है, वो फुर फुर करके वो निकलता है ना, वो आप देखे होंगे, है ना? जो जिसमें फुहारा आता है पानी का। तो ये 3 तरीका ऐसा है जिससे हम जल को सुरक्षित कर सकते हैं, जल को बचा सकते हैं दोस्तों, है ना? आई होप आपको ये भी प्रश्न आपको समझ में आ गई होगी। अब हम आगे चलते हैं जिसमें है सही उत्तर को चिन्हित करना है ना? जिसमें पहला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन-सा कारक मृदा निर्माण का नहीं है ना? तो इसका सही उत्तर क्या है? जो नहीं है वह है मृदा का गठन। मृदा का गठन जो है वो कारक जो मृदा निर्माण का ये कारक नहीं है। तो इसका सही उत्तर होगा मृदा का गठन, है ना? दूसरा प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन-सी विधि तीव्र ढालों पर मृदा अपरदन को रोकने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है ना? जो दूसरा प्रश्न है यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो इसका सही उत्तर जो होगा वेदिका कृषि होगा। इसका सही उत्तर क्या है दोस्तों? वेदिका कृषि। वेदिका कृषि यहाँ पे आप देख सकते हैं, इसका ग जो है इसका सही उत्तर होगा वेदिका कृषि, है ना? इसमें जो था इसमें मृदा का गठन था। ठीक है? तो ये 2 प्रश्न ये हमने इसको सोल्व कर दिया। तीसरा प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रकृति के संरक्षण के अनुकूल नहीं है? जो प्रकृति के संरक्षण के अनुकूल
अनुकूल नहीं है। तो इसका सही उत्तर क्या है दोस्तों? इसका सही उत्तर है खरीदारी के बाद पॉली बैग को नष्ट कर देना चाहिए। ये जो है इसका सही उत्तर होगा, क्या होगा? जो प्रकृति संरक्षण के अनुकूल नहीं है, कौन नहीं है? तो खरीदारी के बाद पॉली बैग को नष्ट कर देना चाहिए, ये नहीं है। तो इसका सही उत्तर ये होगा। ठीक है दोस्तों, अब है आगे निम्नलिखित का मिलान कीजिए। यहाँ पे मिलान करना है। मैं यहाँ पे मिलान कर दिया हूँ सामने-सामने। तो भूमि जो उपयोग है, भूमि का उत्पादनकारी होगा। ह्यूमस जो होगा ऊपरी मृदा पर निक्षेपित जैव पदार्थ होते हैं। चट्टान बांध जो होता है मृदा अपरदन को रोकना होता है। कृषि योग्य भूमि को कहते हैं हम, कृषि के लिए उपयुक्त भूमि। तो ये इसका सही उत्तर सामने मिला दिया गया है दोस्तों। इसको आप अच्छे से देखकर बना सकते हैं। चौथा प्रश्न कह रहा है कि दोस्तों कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों में से सत्य अथवा असत्य बताइए। सत्य का मतलब होता है दोस्तों सही। तो सही उत्तर बताना है कि कौन सही है, और असत्य मतलब होता है गलत, कि गलत कौन है। ठीक है, तो इसको आपका बताना है और उसका कारण भी बताना है कि कारण क्या है। तो भारत का गंगा ब्रह्मपुत्र का मैदान अत्यधिक आबाद प्रदेश है। तो ये सत्य बात है जो यहाँ पे है कि निम्नलिखित कथनों में सत्य और असत्य बताना है। तो यहाँ पे भारत गंगा का ब्रह्मपुत्र और का मैदान अत्यधिक आबाद प्रदेश है। तो ये सत्य बात है। क्यों है? तो इस भूभाग में अधिवास और जीवन यापन की सारी सुविधाएं उपलब्ध है। मतलब इसमें जो होता है भारत के गंगा जो क्षेत्र है ना, वहां पे क्या है कि सभी तरीके के जो बसने की, जो जीवन यापन करने की जो सारी चीजें हैं, सुविधाएं, वह सब उपलब्ध है। इसलिए ये सत्य है। दूसरा प्रश्न है दोस्तों इसमें, यहाँ पे भारत में प्रति व्यक्ति जल की उपलब्धता कम हो रही है। तो क्या सही बात है ये? तो इसका सही उत्तर है ये बिल्कुल सही बात है कि भारत में दिन प्रतिदिन जल की मांग बढ़ रही है तथा प्रतिदिन व्यक्ति जल का उपभोग भी बढ़ा है। तो ये सत्य बात है, क्योंकि यहाँ पे इसका कारण है कि तेजी से बढ़ती आबादी और औद्योगिक विकास के कारण जल का उपभोग बढ़ा है दोस्तों। तो इसका सही उत्तर होगा, है ना। इसके बाद तीसरा प्रश्न है इसमें कि तटीय क्षेत्रों में पवन गति रोकने के लिए वृक्ष कतार में लगाए जाते हैं, जिसे बीज की फसल उगाना कहते हैं। क्या ये सही बात है? तो इसको क्या कहते हैं? ये भी सत्य है ना। तटीय क्षेत्रों में पवन गति रोकने के लिए वृक्ष कतार में लगाए जाते हैं, मतलब सीधे सीधे लगा दिए जाते हैं, है ना, जिससे बीज की फसल उगाना कहते हैं। तो ये सत्य है। क्यों सत्य है? क्योंकि इससे फसलों को सुरक्षा मिलती है और साथ किसानों को अतिरिक्त आय भी होती है। तो इसलिए ये बहुत ही अच्छा है ना। तो ये सत्य है। अब इसमें चौथा है जो लास्ट है, कह रहा है कि मानवीय हस्तक्षेप और जलवायु परिवर्तन पारितंत्र को व्यवस्थित रख सकते हैं। तो इसका क्या है? इसका तो ये भी ये कह रहा है, ये असत्य है। मानवीय हस्तक्षेप जो है जलवायु परिवर्तन पारितंत्र को व्यवस्थित रख सकते हैं, ये गलत है ना। तो इसका आप कोई मतलब ही नहीं रहता है कारण देना, तो ये असत्य है ही, तो इसको कोई कारण देने की जरूरत नहीं है दोस्तों। तो ये असत्य है। ठीक है दोस्तों, आई होप आपको ये पूरा वीडियो समझ में आ गया होगा, जो मैं इसका प्रश्न उत्तर सारे किए हैं, है ना। अगर वीडियो अच्छा लगा है दोस्तों तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि आपको ये कैसा लगा। ठीक है, अगर अच्छा लगा है तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, है ना। अगर इसका पीडीएफ चाहिए दोस्तों तो मुझे मैसेज करें इस नंबर पे, है ना। आपको 19 रुपीज में सारे चैप्टर का प्रश्न का उत्तर मिल जाएगा। तो चलिए, उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।